गुड मॉर्निंग बेटा। ईशान 11:30 अलग चल रहा है टॉपिक बेटा, ये अलग है। कल जो तुम्हें करवा दिया वो आज इनको पढ़ाना है। ओके सर। एड्रेस जमा चाहिए सर। कल बेटा क्वेश्चन हो गए थे जो असाइनमेंट दी थी आपको? यस सर। उसके डाउट हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हम आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार। माइक अपने ऑफ कर लो अगर किसी का माइक चल रहा है तो। हेलो। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? मेन इस चैप्टर में से हमें यही वाला टॉपिक मेन पढ़ना है, क्योंकि आगे सभी चैप्टर में जरूरत पड़ती है। कोई रिएक्शन हमें दिया जाएगा, उसको लेके हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले समझते हैं इस वर्ड को, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। बैलेंस कर लिया हमने। इनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लगा तो अंडरस्टूड है कि 1 लगा हुआ है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ये जो कोफिशिएंट है बेटा, ये इनके मोल्स काउंट होते हैं। ये ऐसे मान लेते हैं हम कि इसका 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगी। और ये जो रेशो है इनकी मोल्स की, 1:3:2, ये रेशो फिक्स रहती है। इस रेशो को ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। फिक्स रहने का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, रेशो हो गया 1:3, इट मींस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी ट्रू होगा कि अगर 2 मोल इसके ले ले तो इसके कितने हो जाएंगे, 6। इसके कितने हो जाएंगे, 4। इट मींस अगर 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट करता है तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 1 मोल 3 से रिएक्ट करके 2 बनते हैं, तो फिर हम ये मानेंगे भी अगर 2 नाइट्रोजन डाल दिए, 6 ये हो जाएंगे तो ये 4 बन जाएंगे, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वेसल के अंदर ही रहेगा, कहीं गायब नहीं होगा। जितने तुम डालोगे वो आपस में रिएक्ट करते रहेंगे। अगर ऐसा है तो हम इसे ऐसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं कि हमें एक बार बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री पता चल जाए। बैलेंस इक्वेशन में जो भी स्टोइकियोमेट्री है वो हमें पता चल जाए।
उसी को हम चेंज करके जो पूछा जाएगा वो हम निकाल पाए। जैसे अभी मैंने किया कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो ये हमेशा के लिए, चाहे मैं रिएक्ट करवाऊं चाहे आप रिएक्ट करवाओ, हमेशा के लिए 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ही करेगा मिनिमम। ज्यादा तुम जितने मर्जी डाल दो, 4 डाल दो, 10 डाल दो, लेकिन अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो इसने मिनिमम 3 से ही रिएक्ट करना है। उससे कम नहीं करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। जिसकी वजह से फिक्स्ड है कि 1 मोल 3 से रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो कल को 1 मोल की जगह हमने कॉपी पे चेक कर लिया कि 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन इंडस्ट्री में हमने जब अमोनिया बनाना है, रिएक्शन करवानी है, तो 1-2 मोल से तो काम नहीं चलता, तो हजारों मोल लेने हैं हमने। तो नाइट्रोजन के अगर 1000 मोल डालते हैं तो उनको पता चल जाएगा भी 1000 मोल के लिए हाइड्रोजन कितनी डालनी पड़ेगी, बताओ। 3000, है ना, 3 गुना। या फिर उल्टा, मैंने इंडस्ट्री लगा ली अमोनिया बनाने की, मैंने 2 मोल अमोनिया नहीं बनाने वहां पे, लेकिन जितना भी बनाना है मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा। मुझे ये पता है कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मुझे मिलाने ही पड़ेंगे। इस प्रोसेस को हम हेबर्स प्रोसेस भी कह के आए हैं, इक्विलिब्रियम में बताया था आपको। अगर 2 मोल के लिए 1 और 3 डालने पड़ेंगे तो 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए रेशो सेम रहेगी, तो हम निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं कैलकुलेशंस। और इन्हीं कैलकुलेशन को और डीप जाके हम पढ़ सकते हैं। भी केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, हमें तो मोल्स के बारे में पता है, लेकिन जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको तो मोल्स का नहीं पता। उनको तो वेट का पता है, भी कितने ग्राम अमोनिया बनानी है, कितने ग्राम नाइट्रोजन। तो हो सकता है वहां उनको ये जरूरत पड़े कि वो हमसे पूछे भी हमने 100 किलो अमोनिया बनानी है, बताओ कितने किलो नाइट्रोजन डालें और कितने किलो हाइड्रोजन डालें। तो हम इसी कैलकुलेशन को आगे एक्सटेंड करेंगे। मोल्स की टर्म में अगर आपको पता है तो मोल से मास का रिलेशन है, हम मास की टर्म में भी बता सकते हैं। हम उनको ये भी बता पाएंगे भी हाँ 100 किलो के लिए इतना लगेगा। अगर आपने 100 किलोग्राम नाइट्रोजन अमोनिया बनाना है, सॉरी, तो नाइट्रोजन इतने किलोग्राम लगेगा, इतने किलोग्राम हाइड्रोजन लगेगा, ताकि उनका वेस्टेज ना जाए। कितना कितना मिलाना पड़े पहले से पता हो, तो कॉपी पेन उठा के पहले हम करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट के, हाँ ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो इस तरह इसके काफी बेनिफिट्स हैं हमें स्टोइकियोमेट्री के। मोल्स का रिलेशन पता चल जाता है, हम ये भी पता लगा लेंगे भी इतने ग्राम बनाना है, कितने ग्राम नाइट्रोजन डालें, कितने ग्राम हाइड्रोजन डालें। ग्राम का भी मेथड आ जाएगा। पढ़ेंगे कैसे कैसे होगा। इन्हीं कैलकुलेशन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें कह देगा 15 किलोग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितने किलोग्राम नाइट्रोजन लगेगा, 15 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करवाने के लिए कितने किलोग्राम हाइड्रोजन लगेगा, तो हम उनको बताते रहेंगे इसी की हेल्प लेके, स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेके, है ना। लेकिन वो कैसे होगा, पहले लिखते हैं स्टोइकियोमेट्री अगर हमें पूछा जाए है क्या, तो हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री होती है रेशो बाय मोल्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड होना चाहिए, अगर बैलेंसिंग ही गलत कर दिए फिर तो सारा गलत हो गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशो बाय मोल जो है उसे हम उसकी स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और इसे कैलकुलेशन में देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो एक बार हम इसी रिएक्शन को लेके पूरा समझ लेते हैं। 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 अमोनिया। इसमें किन्हीं भी दो में हमें क्वेश्चन आ जाए, हमें कह सकता है जैसे मैंने अभी बताया, अभी 10 kg अमोनिया के लिए कितने kg नाइट्रोजन लगेगा एक टाइम पे।
ऑब्वियस है कि दो में रिलेशन पूछेगा भी, अमोनिया के लिए नाइट्रोजन बता दो, या अमोनिया के लिए हाइड्रोजन बता दो, या नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन बता दो। तो जिन दो के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके लिए कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 1 होगा, अब स्टोक्योमेट्री लिख लोगे उनकी, स्टोक्योमेट्री लिख लेंगे। जैसे मान लो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें पता चला भी जो इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहा है वो मुझे अमोनिया और नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा है। अगर अमोनिया और नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा है तो हम इनकी रेशो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2 इतना हमेशा लिख ही लेंगे पहले तो, बैलेंस करके। उसके बाद जो पूछा जा रहा है उन्हें सर्कल कर लो, उनकी स्टोक्योमेट्री लिख दो। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड स्टोक्योमेट्री रेशो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया, इनकी रेशो क्या है। अब ऊपर वाली रिएक्शन भूल जाओ क्या था क्या नहीं, उसमें 1 2 3 यहाँ नहीं लगाना, आगे पीछे है ना, यहाँ कोई 1 2 नहीं लगाना आपने। नीचे जो रेशो है ये वाली लेनी है, जैसे नाइट्रोजन का 1 है, अमोनिया का कितना है 2, तो इनकी रेशो है बेटा बाय मोल्स, और इसे यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें ये रिलेशन पता चल गया कि 2 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल अमोनिया का, ये रेशो है इनकी। ठीक है, हमें ये बता रहा है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का है तो कितने मोल अमोनिया के होंगे, 2 मोल। ठीक है, रेशो है, लेकिन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा हमें स्टेप 2 में समझ आएगा। एक बार पहले हमने जो भी दो स्टेटमेंट में दिया जाएगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उन दो का रेशो लिख लेना बेटा। रेशो को एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये ट्रिक है क्वेश्चन करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। इसमें अब जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला, मोल मोल का रिलेशन आ जाता है। मोल मोल रिलेशन का मतलब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। आपको ये पता है भी यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ अमोनिया है। अगर मान लो यहाँ से देखते हैं, पहले यहाँ से देख के ये वाला हिस्सा, एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया बनाता है, तो 10 नाइट्रोजन कितने अमोनिया बनाएगा, बता सकते हो? 20। 20। तो यहाँ मैं 10 नाइट्रोजन से 20 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं 10 भर के देखता हूँ रेशो में मेरा आंसर सही आता है या नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं 10 भर दूं, मान लो 10 मोल नाइट्रोजन हम ऊपर देख के आए हैं, 10 मोल नाइट्रोजन से हमें पूछा जाए दिस मोल ऑफ अमोनिया, तो हम यहाँ भर देंगे। ये वाला जो हमारा ट्रिक है काम आ जाएगा। जो दिया होता है, गिवन है, वो तो भरना ही है। जो नहीं गिवन उसे एक्स मान लो। जैसे अमोनिया के लिए एक्स है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया पूछे जा रहे हैं। चेक करो क्या ये 20 आ रहा है। तो ऐसे किसी के भी मोल हम निकाल पाएंगे, एक दिए जाएंगे और दूसरे हम निकाल पाएंगे। इस रिलेशन को क्या कह देंगे हम, मोल मोल रिलेशन। सबसे देखो, इसी को आप लेंथी मेथड से कर सकते हो लिख के कि 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, 10 से कितने बनेंगे। लेकिन इसी को सिंपलीफाइड ट्रिक से हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल करने इतना टाइम होगा नहीं। आप एक बार रेशो लिखो, स्टोक्योमेट्री लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लो, इसी से आगे सारे कैलकुलेशंस होंगे। उनमें अगर मोल के रिलेशन है तो यहाँ 1 के मोल गिवन है वो भर दो, जिसके फाइंड आउट करने हैं एक्स रख लो, आपका आंसर आता जाएगा। तो स्टेप 2 है टू फाइंड आउट एक्स। इसमें पहला रिलेशन आ गया मोल मोल रिलेशन। बैलेंस करो, स्टोक्योमेट्री लिखो, रेशो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उसमें जो स्टेटमेंट पढ़ो इतना तो हम पढ़ ही लेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के एक चीज गिवन है वो लिख दो, पूछी जा रही है वो आपका एक्स लिख लो, आपका आंसर आ गया। चेक करो पहला समझ आया। जैसे मान लो 4a + 5b कोई इक्वेशन है, 6c + 9d।
हमें स्टेटमेंट दिया कि पता करो हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए आर रिक्वायर्ड for 1.2 moles of C. तो बताओ किन दो में रिलेशन है। पहला स्टेप, किसकी रेशो लिखूं मैं? A and C. ए एंड सी, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ए बाय सी रेशो स्टोकियोमेट्री। स्टेप 1 है, कितनी है ये? ए का ऊपर है 4, इसके लिए नीचे है 6। एक बार ये आपकी स्टोकियोमेट्री आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए जो ट्रिक है, क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि जो आंसर सही थोड़ा इजी हो जाए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 4 इंटू एन सी। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो और देखो क्या गिवन है, उसे क्या गिवन है चेक करो, ए या सी। रिएक्शन पढ़ो इसमें। सर सी गिवन है। C. सी की जगह हम भरेंगे 1.2, ए की जगह x, तो चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। 6x इज इक्वल टू 4 इंटू 1.2 या फिर x इज इक्वल टू 8 आ गया। यस सर। अब यही वाला आपका सीधा यूनिटरी मेथड से भी आया था। आप यहाँ लिखते कि अगर मुझे 6 मोल बनाने हैं तो 4 ए लगेंगे। 6 मोल के लिए सी के लिए कितने लगते हैं? 4 ए। एक के लिए कितने लगेंगे? 4/6। 1.2 के लिए कितने लगेंगे? 1.2 के लिए 2 1.2। फोर इंटू 1 सेम आ गया बेटा, देख सकते हो। हम इसे इजी करना चाहते हैं। इजी करने के लिए ट्रिक देख लो, अगर समझ आ गया फिर तो हम ये आगे चलेंगे। स्टोकियोमेट्री लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ये भी कंफ्यूजन आएगी लिखना कैसे है, राइट साइड पे क्या आएगा, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं सोचना। सीधा रेशो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आ गई। स्टेटमेंट पढ़ना है ध्यान से। एक चीज गिवन होगी, एक पूछी जाएगी, वो निकाल देंगे आंसर। कुछ कोई डाउट है तो इसमें इतना समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए आर रिक्वायर्ड फॉर 1.2 मोल्स ऑफ सी। तो हमने सर्कल अंडरलाइन कर लिया। अभी ए और सी को अंडरलाइन करके रेशो ले ली। पहला स्टेप, रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2 में इनकी वैल्यूज भरनी है। एक तरफ x भरना है, एक तरफ जो गिवन है वो भरना है, आंसर निकाल दो। समझ आया ये? मान लो बी और डी का रिलेशन आता, हमें कहता 10 मोल बी से कितने डी बनेंगे। तो यहाँ देखते हैं 10 मोल से कितने बनेंगे। 5 से 9 बनते हैं, 10 से कितने बनते हैं? 18. लेकिन अगर 10 की जगह यहाँ कुछ कंफ्यूज करके 2.7 देता डी, कितने बी लगेंगे? तो फिर इतना इजी नहीं था ना। फिर हम रेशो से करते, हम बी और डी का रेशो लिखते। कितना लिखते बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन डी 5/9। 5/9 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। डी की जगह भर देते 2.7 और बी की जगह कितना भरते बताओ? जो पूछा जा रहा है वो क्या भरना होता है? एक्स। तो बी की जगह एक्स भर लेते, हमारा आंसर आया। ठीक है, तो क्या पहला स्टेप समझ आ गया यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला? यस नो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस आगे सारे Yes, sir. इसमें जो फाइंड आउट अननोन एक्स है
इसमें पहला रिलेशन जैसे मैंने बताया मोल मोल है, लेकिन इसे आप आगे कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड रिलेशन आ सकता है मास मास रिलेशन। मास मास रिलेशन का मतलब होता है अगर हमें मोल नहीं वेट चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो मान लो मास चाहिए होता, तो फिर से यही इक्वेशन लेके चलते हैं हम। हमें मोल्स का तो पता है, नाइट्रोजन अपॉन अमोनिया रेशो क्या है 1/2। हमें ये भी पता है भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमने जब स्टेटमेंट पढ़ा तो पूछने वाला हमसे मोल पूछ ही नहीं रहा, वो तो वेट पूछ रहा है। वो तो कुछ ऐसे पूछ रहा है भी 10 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम अमोनिया देगा। तो फिर यहां तक तो आपने करना ही करना है बेटा, ये स्टेप 1 है। इसके बाद आपको एक कन्वर्जन करना है, आपको ये पढ़ना है भी रिलेशन किसका है, मास का। तो हमने क्या मोल बनाना सीखा किसी तरह, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। बताओ अगर मैं नाइट्रोजन के मोल नहीं चाहता, इसकी जगह वेट लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इसका फॉर्मूला आता है, मैं क्या भर सकता हूँ, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट तो मुझे पता रहता है क्योंकि N2 है, N2 का एक नाइट्रोजन का 14 है, दो का 28 हो जाएगा। ऐसे अमोनिया के लिए मैं ये भर सकता हूँ गिवन वेट अपॉन 17, क्योंकि अमोनिया का मोलर वेट नाइट्रोजन का 14, 3H का 17 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख लेंगे, गिवन वेट इसे W1 ले लो या W नाइट्रोजन लिख लो, नीचे 28 इज इक्वल टू 1 इंटू, इसे वेट अमोनिया लिख लो डिवाइड 17। अब फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इन दोनों में से एक वेट आपको पूछा जाएगा, एक दिया जाएगा। जो पूछा जा रहा है आपने सिर्फ इतना लिखना है, लेट अस अज्यूम दिस इक्वल टू x। जो गिवन है वो वहां भर देना है, आंसर आपका आ जाए। जैसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन का 1 मोल है, ये कितने हैं, 2। 2 मोल का वेट हो गया बेटा 34 ग्राम, 1 मोल का हो गया 28। तो मुझे पता है 28 से कितनी बनेगी, 34 बनेगी। बताओ अगर 28 से 34 बनता है तो 2.8 से 3.4 बनना चाहिए। Yes, sir. तो यहाँ भर के देखते हैं भी 2.8 ये दिया हुआ है, ये मेरा 3.4 आता है, नहीं चेक कर लेते हैं। फिर तो हम इसे यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ट्रिक हमारा फेल ना हो जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, x/17 क्या लग रहा है आंसर। बस सेकंड हमारा ये बन गया। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया, उसके बाद तो आपको ये देखना है मोल्स के क्या क्या रिलेशन है। अगर आपको वेट लेना है तो वेट वाला रिलेशन लिख लो, इधर वेट नाइट्रोजन डिवाइड 28, इधर वेट अमोनिया बाय 17। एक वेट गिवन था, एक वेट निकालना है, जो निकालना है उसे एक्स अपनी तरफ से ले लो, आपके आंसर आते जाए। तो वो जो स्टार्ट हमने किया था भी इतने किलो अमोनिया बनाने के लिए कितने किलो नाइट्रोजन लगेगी, बहुत सिंपल है। हमें उन्हें ये स्टेप सिखा दिया। अब वो क्या करता है वर्कर, वो बस ये भर लेता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लेता है। मोल्स की जगह हम उसे बताते हैं भी ऐसे लिख W1/28 W2/17, आगे वो खुद कर लेगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं मास मास रिलेशन, जिससे हम एक का मास गिवन होगा, एक का निकाल दें। ओके बेटा, अभी ये समझ आ गया। मान लो हाइड्रोजन से पूछा जाता, हाइड्रोजन और अमोनिया का रिलेशन आया था मास का, तो पहले रेशियो कितनी लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन
पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय अमोनिया। बताओ कितना लेते हैं? 3 by हाइड्रोजन 3/2। फिर हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी जगह लिख लेते हैं वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट कितना है? 2। इसकी जगह लिख लेते हैं वेट बाय मोलर वेट कितना है? 17। इसमें एक वेट पता होता है, एक निकाल देते हैं ना, ऐसे कर लेते। तो ऐसे जिसमें भी आप, इतना तो आप हम समझ ही गए, हमने सारी केमिस्ट्री पढ़ ली +1 की, कि हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगा भी ये दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है, किसे एक्स लेना है, इतना तो हम समझ लेंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? तो ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं। अब फिर दो रिलेशन हो गए, पहला हो गया मोल मोल, सेकंड हो गया मास मास। ऐसे थर्ड आ जाता है बेटा मास वॉल्यूम। अब मास वॉल्यूम क्या है? हमें मोल का एक और रिलेशन पता है कि नंबर ऑफ मोल गैसेस के लिए होगा, ये सिर्फ गैस के लिए वॉल्यूम भी भर सकते हैं। वॉल्यूम एट एसटीपी हो डिवाइड 22.4। क्या हमने कहीं ये पढ़ा है भी किसी गैस का मोल्स कैसे बनाने हैं? तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पे पता करो। एसटीपी पे जितना भी वॉल्यूम है उसे कितने से डिवाइड कर दो? 22.4 से। तो फिर हम देखेंगे, हो सकता है एक तरफ तो मास कह रहा हो, नाइट्रोजन का तो कह रहा हो वेट, लेकिन अमोनिया का कह रहा हो भी कितना लीटर बना है एसटीपी पे। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ये समझोगे कि किसका वेट है। जिसका वेट है उसे तो लिखोगे गिवन वेट बाय मोलर वेट, जिसका वॉल्यूम है उसे ये वाला लिख दोगे एसटीपी वाला। फिर से सेम सारा, पहले रेशो ली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये कर दिया, आंसर आपका आता जाएगा। चेक करो, ये भी समझ आया बेटा? वॉल्यूम भी लिख सकते हैं हम। मान लो यहीं पे नाइट्रोजन का आपको कहता वेट, लेकिन अमोनिया का वॉल्यूम कहता है एसटीपी पे, तो फिर नाइट्रोजन की जगह तो लिखा जाता W/28। अमोनिया की वॉल्यूम की बात हो रही है एसटीपी पे, तो फिर हमें मोल का एक और रिलेशन भी आता है। हम लिखेंगे वॉल्यूम एसटीपी पे डिवाइड 22.4। उनमें फिर से देखेंगे भी एक गिवन होगा, हो सकता है नाइट्रोजन का वेट गिवन हो, अमोनिया का वॉल्यूम निकालना हो सकता है नाइट्रोजन का वेट पूछा जाए, अमोनिया का वॉल्यूम, वो तो आप देख लोगे क्या दिया है क्या निकालना। तो ये भी समझ आ जाएगा। मोल्स की जगह क्या भर सकते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड 22.4। लेकिन इसमें अगर एसटीपी नहीं दिया तो हमारे पास एक और रिलेशन भी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम एन की जगह ये भी भर सकते हैं पीवी बाय आरटी। लेकिन प्रेशर याद रखो एटमॉस्फेयर में भरना होता है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है। आर की वैल्यू क्योंकि हमने ज़्यादा सिंपल किया हुआ है, ऐसे लेके हम काम चला लेंगे। 0.082। आप रफ में क्लास में जैसे हम करते थे 0.8, या फिर क्या सिखाया था इसका एक और बताया था आपको? 1/12। 1/12। और टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। तो फिर यहाँ पे एन की जगह, जहाँ भी एन है आपका, हो सकता है नाइट्रोजन की तरफ हो सकता है अमोनिया की तरफ। अगर ऐसे दिया हुआ है जिसका 500 ml है 2 एटमॉस्फेयर पे 273 पे, तो आप ऐसे भर सकते हो ना PV/RT। तो मास वॉल्यूम में दो रिलेशन आपको याद रखने हैं नंबर ऑफ मोल के, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट। अगर तो एसटीपी है फिर तो ये लगेगा वॉल्यूम STP/22.4, नहीं तो क्या लगेगा? PV/RT। और लास्ट रिलेशन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। अगर दोनों साइड ही वॉल्यूम है, दोनों ही गैसेस है, नाइट्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, दोनों का वॉल्यूम है,
तो हमने एक लॉ पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस होते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन। और सिमिलर कंडीशन होती ही है क्योंकि सिमिलर कंडीशन एक ही बीकर तो है, एक बीकर में आप टेम्परेचर प्रेशर अलग कर ही नहीं सकते, जितना टेम्परेचर उतना ही प्रेशर होगा नाइट्रोजन के लिए, उतना ही अमोनिया के लिए। तो फिर बहुत सिंपल है, जो भी इनका नंबर ऑफ मोल थे उसकी जगह बस सीधा ही क्या भर दो, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम वॉल्यूम आ गया फिर पहला रिलेशन ही है मोल मोल वाला, सेम ही है। वो बताए तो चार रिलेशन हो गए। मोल मोल सबसे पहले है, मोल की जगह हम मास भर सकते हैं, मोल की जगह हम वॉल्यूम एसटीपी भर सकते हैं, मोल की जगह हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी ले सकते हैं। अब हमें स्टेटमेंट पढ़ के अलग अलग केस में सोचना पड़ेगा। अभी पहला स्टेप सेम करेंगे, रेशियो लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेटमेंट पढ़ के बस रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल को देखेंगे भी मोल ही रखना है या फिर ये रिलेशन गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट ये लेना है, या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लेना है, या फिर पीवी बाय आरटी लेना है, या फिर सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लेना है अगर वॉल्यूम वॉल्यूम है तो बस मोल के रिलेशन है बेटा। मोल हम पढ़ा है इतना तो कि मोल के रिलेशन क्या क्या हमने मोल बनाने सीखे हैं। इवन कहीं थ्योरेटिकली दे दे मॉलिक्यूल्स दे दे तो बताओ नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल से भी रिलेटेड है। अगर गिवन मॉलिक्यूल्स हो तो फिर कैसे बनाए थे मोल, इसे भी डिवाइड करना पड़ता किसी से, एवोगैड्रो से। एवोगैड्रो से। तो फिर ये ले सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो। डिपेंड्स मीन दोनों टॉपिक रिलेटेड है। पहले हमने मोल निकालने वाले फॉर्मूले कर लिए, वही फॉर्मूला कोई ना कोई इनमें सूटेबल फिट होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि पहले रेशो लेनी है, रेशो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में बस क्वेश्चन पढ़ना है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए भी वेट है तो कैसे मोल्स को लिखना है, वॉल्यूम एसटीपी है तो कैसे लिखना है, एसटीपी नहीं है तो कैसे लिखना है, दोनों वॉल्यूम है तो क्या लिखना है, मॉलिक्यूल है तो क्या लिखना है। बाकी तो सिंपल होगा भी, एक चीज पूछी जाएगी, एक गिवन होएगी, आपको अलग अलग कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी चार रिलेशन पढ़े हैं ना पांच पढ़े हैं, आपको सिंपल इतना भी याद करना है भी मोल्स को कन्वर्ट करना है, किस में करना है वो आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टेप वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस करना एंड स्टोकियोमेट्री लिखना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो अब इसमें एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम ईथेन का कंबशन करवा रहे हैं, इसे बैलेंस करना है। अगर इसे बैलेंस करें, कार्बन कितने हैं, 2, तो इधर आ जाएगा 2CO2। H कितने हैं, 6, ये आ जाएंगे 3। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसे बैलेंस करते हैं, लास्ट पे सिंपल को करते हैं। याद रखो सिंपल मतलब एक ही एटम हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जितने अलग अलग तरह के एटम हो। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं, ये हो गए 4 और 3 7 हो गए, तो यहाँ आ जाएगा 7/2। तो रेशो ये आ गई मोल्स की, जो स्टोकियोमेट्री है इसका 1, इसका 7/2, इसका 2, इसका 3। 7/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, हाँ जो कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें से जिनमें भी रिलेशन होगा आप उनका रेशो लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर बस इतना दिमाग लगाओगे कि मोल का कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, गिवन वेट वाला होगा, गिवन मॉलिक्यूल्स वाला होगा, एसटीपी वाला होगा, पीवी बाय आरटी होगा, इतना का आपको सोचना है। तो अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ मुझे बताना है भी इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, कौन सा रिलेशन है ये। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखो, मान लो आपको ऐसे पूछा जा रहा है, व्हाट वेट ऑफ
CO2 is obtained by 3 gram of ethane. तो ये वेट है, ये भी वेट है, मोल को किसमें कन्वर्ट करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा? given weight upon molar weight. गिवन वेट ये लगे, ठीक है। अब कोई मुझे स्टेप 1 पहले बताओ, इथेन और CO2 की रेशो लेनी पड़ेगी, कितनी ले? स्टोइकियोमेट्री उठाओ इनकी क्या है। कितनी है स्टोइकियोमेट्री? 1/2। 1/2, तो ये लिख लेंगे 1/2 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू C2H6 इज इक्वल टू 1 इंटू CO2, ठीक है। अब हमने वेट वेट से ये देख लिया, अभी CO2 का तो वेट है, तो मैं CO2 का यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मुझे मोल नहीं चाहिए, तो वेट बाय मोलर वेट बताओ। E4. दूसरी ओर पढ़ा दोबारा, ये भी तो वेट है ना, अगर ये वेट है तो यहाँ भी मुझे चेंज करना है, 2 इंटू वेट ऑफ ईथेन अपॉन इसका 30 आ जाएगा। चेक करो, यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. तो बस यही वाला मेन सीखना है हमने भी, कन्वर्ट किस में करना है। एक बार मोल का रेशो आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद तो आपका बस इतना दिमाग लगाना है आपने, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको एटलीस्ट इतना पता चले भी मोल ही रखने हैं या वेट बनाना है या वॉल्यूम एट STP लेना है या PV/NRT वाला लेना है। जहां भी आपको ये पता चल गया बस, बाकी तो सारा सिंपल है। अब यहां तक हम पहुंच गए, चेक करो इसमें x किसे माने? वेट ऑफ CO2। Weight of CO2. ये x है, ये हमें दिया 3, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3/30 इज इक्वल टू 1 इंटू x/44। ये कट गया, 0.2 इंटू 44 आ रहा है। चेक करो सही आंसर, ऐसे हम कर लेंगे। तो बस इससे हमारे स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 0.2 इंटू 44, 8.8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, दोनों साइड वेट के यूनिट सेम रखने हैं बस, जरूरी नहीं आपको ग्राम ही लेना है, किलोग्राम में तो किलोग्राम में ही कर दो, मिलीग्राम है तो मिलीग्राम में कर दो, क्योंकि रेशो है बेटा, रेशो में सेम ही रहता है। कन्वर्जन हम करेंगे दोनों के लिए, बस ये है कि दोनों के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम। तो वेट के यूनिट सेम होने चाहिए, वेट मस्ट हैव सेम यूनिट्स on both sides, maybe grams, kilograms, मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स एटसेट्रा, कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, चेंज करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक दोनों साइड सेम है। हाँ, ये ना हो भी एक वो किलोग्राम दिया जाए और तुम दूसरा ग्राम में निकाले जाओ, वो गलत हो जाएगा। जो वेट वो देगा उसी वेट में हम आंसर निकाल लेंगे। अगर उसने यहाँ हमें वेट इसका 3 ग्राम दिया था तो आंसर आप ग्राम में लिखोगे, अगर ये 3 किलोग्राम बोला था तो आंसर किलोग्राम में लिख दो, अगर 3 मिलीग्राम बोला है तो आंसर मिलीग्राम में लिख दो, ठीक है, उसी में लिखो आंसर। कर लोगे? ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब आप खुद करना ही थे इन वाले में। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP by combustion of 6 ग्राम ऑफ ईथेन। ट्राई करो, पूरा रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन ये वाला है ना। ये वाला रिएक्शन आई थी।
तो इसमें और इसमें रिलेशन है, ट्राई करके देखो कौन सा रिलेशन आएगा। एक का वेट है इथेन का, लेकिन इसका वॉल्यूम एट एसटीपी है। अगर किसी का आंसर आ गया तो बता सकता है। Eight चैट point Sir, में nine. लिखो। 8.96. 8.96 liter. 8.96. क्या आ रहा है? लीटर Yes, sir. Yes. एट एसटीपी, ये आंसर आया। ठीक है, कोई सॉल्व करवाएगा मुझे इनमें से? कौन सॉल्व करवा रहा है? ऋषा आप करवाओ बेटा। पहले क्या लिखे? अनिरुद्ध आप करवा सकते हो? और कोई देखो, हिमांक। Yes, sir. हाँ करवाओ बेटा। सर पहले क्या पहले स्टोइकोमेट्रिक रेशो लेंगे। तो सर NC2H6 अपॉन NCO2 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NC2H6 की जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ C2H6 दिया है, तो वेट अपॉन मोलर वेट रख देंगे। कितना मोलर वेट? 30 इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि हमने वॉल्यूम एट एसटीपी निकालने, तो वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो सर वेट की जगह पे 6 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगी। चेक करो भी हो जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा 2/5 इंटू 22.4। ठीक है, इसे सोल्व कर लो। 8.96 आंसर आ रहा है। लीटर है, जैसे आपको बताया लीटर रखो। हो सकता है मैं तुम्हें वॉल्यूम दे देता, यहाँ पे मैं कहता भी 1.12 लीटर बनाना है, तो वेट भी निकल जाता। यहाँ 1.12 लीटर भरते, यहाँ क्या रहता वेट। तो वो सिंपल चीज है कि आपको बस मोल देखना है और मोल के रिलेशन लगाने हैं, बस इतना का आपको ध्यान होना चाहिए भी किसका वेट बाय एम है, किसका वॉल्यूम बाय 22.4 है। अगर दोनों ही वॉल्यूम होते, मान लो ऐसा आता भी आपको कहता 10 लीटर इथेन से कितने लीटर ये बनेगा, फिर सबसे इजी था, क्योंकि यहाँ एन की जगह दोनों ही क्या भर देते वी, फिर कुछ नहीं करना था। वॉल्यूम वॉल्यूम है वो। 10 लीटर इथेन कितना ये बनेगा, यहाँ 10 भर के 20 आया था। तो वॉल्यूम वॉल्यूम सबसे इजी वाला है। कर लोगे बेटा ये?
एक और रिलेशन लिख देता हूं मैं। अगर कई जगह मोलैरिटी आती है तो क्या मोलैरिटी हमने ये पढ़ा है N/V/1000, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। तो ये भर सकते हो मोलैरिटी वाला क्वेश्चन। जैसे करके देखते हैं, मान लो ये ऐसे आता है, रिएक्शन दिया हुआ है, हमें यहाँ ये कह रहा है भी कितने ग्राम weight of calcium carbonate that can react with 0.2 molar 100 ml HCl। तो यहाँ पे मोलैरिटी वाला है तो फिर नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला भी तो आता है हमें, है ना। तो अब देखो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, पहले मॉलिक्यूल देखने हैं कौन कौन से हैं, वहां से मोल उठाने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड HCl, रेशो उठाओ, ये 1 है, ये कितना है 2, तो रेशो क्या आ गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट 1 इंटू HCl। अब स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट यहाँ पे पॉज लेंगे, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोबारा से। देखना है भी क्या मोल को किस किस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वेट है, तो बताओ कैसे लिखे, वेट अपॉन मोलर वेट 100। 100। यहाँ HCl है, लेकिन HCl का तो ये दे रखा है मोलैरिटी और ये, तो फिर हमने फॉर्मूला लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू 1000। इससे N की जगह ये लिख लेंगे M इंटू V बाई 1000। तो यहाँ M इंटू V बाई 1000। चेक करो, ये लिख सकते हैं ऐसे। यस अब इसमें वैल्यूज भर दो बेटा। हमें वेट तो कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू एक्स, मोलर वेट इसका कितना है 100 इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी गिवन है कहीं, ये गिवन है 0.2, वॉल्यूम भी गिवन है 100 डिवाइड 1000। इसे सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10/2, 1 आ गया, यस सर। तो 1 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो बस 2 स्टेप हैं, फिर से लिख लेते हैं। स्टेप 1, स्टोकियोमेट्री लो, रेशो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्टेप 2, मोल के रिलेशन है, मोल को देखो किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है इसकी जगह गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़े, हो सकता है गिवन मॉलिक्यूल वाला एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें क्वेश्चन गिवन मॉलिक्यूल दे रखा है तो डिवाइड एवोगैड्रो कर देंगे। वॉल्यूम एसटीपी पे आ जाए तो 22.4 लीटर्स करेंगे। वॉल्यूम एसटीपी पे ना आए तो पीवी बाय आरटी करेंगे। दोनों ही वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम भरेंगे सिमिलर कंडीशन पे, है ना, या फिर लास्ट वाला M इंटू वी बाय 1000 मोलैरिटी वाला, है ना। और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भर देंगे वॉल्यूम। तो ऐसे 5-6 रिलेशन बना रखे हैं, कुछ नहीं है, रिलेशन अलग अलग देके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कुछ अलग अलग टॉपिक नहीं पढ़ने, बस इतना माइंड में बिठाना है भी मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, और मोल्स को कन्वर्ट करने के फॉर्मूले आपके सामने है। इतना भी तुम्हें देखना है भी कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा। अगर ये सही से देख लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर लोगे बेटा? लास्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH, इसकी न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है, सोडियम सल्फेट प्लस
वाटर। दो बैलेंस कर दिया मैंने। पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ NaOH required to react with 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ कैसे करोगे, कौन सा रिलेशन लगेगा? वेट है, इधर भी वेट है, तो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या कन्वर्ट करोगे, मुझे बस इतना बता दो। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट अपॉन मोलर। ठीक है, तो यहां से उठाते हैं, स्टोइकियोमेट्री करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल और NaOH के मोल, इनका रेशो लिया। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, चलो अब रिएक्शन नहीं चाहिए हमें, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने आइडिया लगा लिया, अभी वेट वाला रिलेशन है, तो वेट बाय मोलर वेट 98 आ जाएगा। इसका वेट बाय मोलर वेट आता है NaOH का 40। बताओ W1 या W2 में से X कौन सा है? W2। W2 तो X है। W1 हमें यहाँ दिया होगा, ये दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड 4.9, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4.9 बाई 98 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स बाई 40। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये काट दो, 49 2 कट गया, एक्स कितना आ गया, 4 आ गया ना, ग्राम आ गया। इसमें वॉल्यूम लग ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि STP या गैस है ही नहीं कोई। हाँ, इसमें मोलैरिटी वाला लग सकता है कि मैं तुम्हें इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जगह ये देता कि 0.2 मोलर 100 ml है, तो फिर नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला लगता है, M इंटू वी बाई 1000। बस ऐसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे। रेशो लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाद में तो तुम्हें बस इतना देखना है भी मोल्स को कैसे कन्वर्ट करना है। मैं एक शीट भेज रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, एक ग्रुप में भेजी हुई है, ठीक है, वहां से करके देख लेना। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन ये कई बार टॉपिक कईयों को टफ लगने लग जाता है, वो होता है बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आप इस चैप्टर के लिए खासकर जब न्यूमेरिकल शीट करोगे तो कैलकुलेटर साथ में रखो, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है ना, उसमें टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि नीट में तो एक क्वेश्चन आएगा, पता नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें 10-20 करने होते हैं तो कैलकुलेशन गलत होने लगे आती हैं एक दो क्वेश्चन के बाद। तो कोशिश करो एक बार कैलकुलेटर यूज कर लो, हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख लें, माइंड में बिठा लें, हमें पता चलने लग जाए भी कहाँ क्या भरना है, नंबर ऑफ मोल को किस में कन्वर्ट करना है, कहाँ एक्स लिखना है। अगर ये चीजें समझ आ गई फिर नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें नीट में तो एक ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा जो सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, कर लोगे इसे? तो एक शीट भेजा हुआ यस है, सर। वो करके देखना, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में। और ये PDF भी शेयर कर रहा हूँ, इसे आप लिख लेना।